सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं फिजिक्स तथा केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर का, जिसमें फिजिक्स का दूसरा सेट चल रहा है, केमिस्ट्री का एक सेट कंप्लीट हो गया है। जैसे ही फिजिक्स का ये सेट कंप्लीट होगा फिर केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और जैसा कि भाई हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर अध्ययन कर लिया था प्रश्न नंबर 4 तक, और आज के लेक्चर के अंदर फिजिक्स का 5वां प्रश्न पढ़ने वाले हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 5 का प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखिए। चलिए भाई समझते हैं किसको। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसको समझ रहे हैं भाई? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को। क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र? देखो, यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या बताया? आपको बताया यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तथा यह किस पर आधारित है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? तो आपसे एक पूछा गया भाई किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई किसकी? संरचना की। बात किसकी करेंगे? संरचना की। चलिए देखते हैं भाई संरचना। इसमें क्या होता है? दो क्षेत्र चुंबक होती हैं, पहली क्षेत्र चुंबक और दूसरी क्षेत्र चुंबक। ये दो क्षेत्र चुंबक होती हैं। अच्छा, ये क्षेत्र चुंबक है तो किसको उत्पन्न करेंगी? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। किसको उत्पन्न करेंगी? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेंगी, जिसकी दिशा बेटा किधर होगी? नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक आयताकार कुंडली को रखा जाता है। दोनों चुंबक के बीच में बेटा किसको रखा जाता है? एक आयताकार कुंडली रखा जाता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? एक आयताकार कुंडली ABCD है। ठीक, ये कॉपर के विद्युत रोधी तार को, जो विद्युत रोधी तार होगा, इसको लपेटकर, नर्म लोहे पर लपेटकर क्या की जाती है? ये कुंडली बनाई जाती है और इसे क्या किया जाता है? इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। ठीक है, अच्छा यहां पर ये क्या होंगे? ये बेटा हमारे दो सर्पी वलय हैं। ये हमारे क्या हैं? सर्पी वलय हैं। यहां पर ये हमारे क्या हो गए? सर्पी वलय। ठीक है, इस तरीके से। और ये कुंडली बेटा अपने अक्ष पर रोटेट करती है, अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक, अब यहां पर ये बेटा वलय हो गया। ठीक, अच्छा यहां पर इनके क्या है? ये सर्पी वलय हो गए। एक को मान ले रहे हैं C, एक को मान ले रहे C1 और दूसरे को मान ले रहे C2। C1 और C2 दो बेटा
सर्पी वलय हैं और दोनों बेटा अलग अलग। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये कुंडली के साथ जुड़े हुए हैं और कुंडली के साथ साथ क्या करते हैं? घूमते हैं। ठीक है, यहां पर बेटा इनसे ही स्पर्श करते हैं कार्बन के दो ब्रुश। कार्बन के कौन स्पर्श करते हैं? दो ब्रुश स्पर्श करते हैं। ठीक, अच्छा इसे हमने इससे क्या लगा दिया? बाह्य परपथ को लगा दिया। क्या लगा दिया? बाह्य परपथ को लगा दिया। ठीक है, मान लिया है बेटा बल। ठीक है, ये बेटा हमने लगा दिया बल। ठीक, ये बेटा हमने पूरा का पूरा आपके सामने संरचना तैयार कर दी। ठीक, ये बात कर दिया। ये कार्बन के दो ब्रुश हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? ये रहे हमारे दो ब्रुश। यहां पर ये वाले दो क्या है? ब्रुश हैं, ये और ये। ठीक, ये है ब्रुश। ठीक, और ये क्या है? वलय है। C1 और C2 वलय है, वलय। इसको क्या बोलते हैं? आयताकार कुंडली है, इसको आर्मेचर। आर्मेचर। और ये हमारे कौन हो गए? क्षेत्र चुंबक। ठीक, तो ये हमारी क्या हो चुकी? संरचना। चलिए अब एक एक के बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटा क्षेत्र चुंबक के बारे में। पहला क्षेत्र चुंबक के बारे में। क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होती है। यह एक शक्तिशाली चुंबक है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल रेखाएं किधर से N से S की ओर है। ठीक है, यह बेटा पहले पॉइंट को हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको कौन दिखाई दे रहा है? आपको आर्मेचर। दूसरा पॉइंट बेटा आर्मेचर। आर्मेचर क्या है भाई? यह है जो तांबे के तार की यह क्या होती है? अनेक फेरों की कुंडली होती है, जिससे नर्म लोहे की क्रोड पर लपेट कर क्या किया जाता है? बनाया जाता है और इससे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है। तो लिखेंगे यह है तांबे के विद्युत रोधी तार के अनेक फेरे की कुंडली है, जिसे नर्म लोहे की पलटित क्रॉड पर तार को लपेट कर बनाया जाता है तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है। ठीक, यहां तक कहानी क्लियर? उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट बेटा सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या है? C1 व C2 दो अलग अलग सर्पी वलय हैं जो कुंडली के दो अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं और ये कुंडली के साथ साथ क्या करेंगे? घूमेंगे। तो लिखेंगे C1 व C2 दो अलग अलग सर्पी वलय हैं जो कुंडली के दो अलग अलग
सिरों से जुड़े हैं तथा कुंडली के साथ घूमते हैं। ठीक, इसके बाद बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रुश को। ठीक, ताकि बाद तब देखें बेटा इसकी क्रियाविधि को। तो पहले यहां तक इसकी छोड़ लीजिए, इसकी छोड़ लो। इसके बाद भाई हम देखने वाले हैं ब्रुश। देखो ब्रुश क्या है, ये जो हमारा सर्पी वलय है, इन सर्पी वलय से ये कार्बन के दो ये गुटके स्पर्श हैं, इनको ब्रुश कहते हैं। ये ब्रुश कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। और इन ब्रुश की सहायता से बाह्य परपथ में धारा भेजनी होती है। चलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर्पी वलय से कार्बन के दो गुटके स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ये ब्रुश स्थिर होते हैं। ये ब्रुश कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, जिसकी सहायता से बाह्य परपथ में धारा भेजनी होती है। तो ये तो भाई इसकी संरचना की बात हो गई। किसकी बात हो गई, संरचना की। अब कार्यविधि की कैसे कहानी समझेंगे, आप समझ रहे भाई। कार्यविधि में क्या है कि जब बेटा आप कुंडली को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, यानी शक्तिशाली जो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, इसके बीच में हमने जब कुंडली को रखा, और कुंडली को रखने पर इसे हम किसी बाह्य स्रोत की सहायता से इस कुंडली को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो जब हम कुंडली को घुमाएंगे तो इस कुंडली से बाहर निकलना शुरू होगी। जब कुंडली को घुमाओगे, कुंडली ये रखी हुई है और यहां पर बेटा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ। तो इस कुंडली से जब चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो भैया कौन उत्पन्न होगा, तो आप बोले सर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। जब कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं बेटा बाहर निकलेंगी तो यह बन जाएगा बेटा चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम निरंतर परिवर्तन करेंगे तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिसके कारण कौन उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कार्यविधि में, यदि कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर बाह्य स्रोत की सहायता से कुंडली को घुमाया जाए, कुंडली को घुमाया जाए तो इसके कारण कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन करने पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है, ठीक है भाई। चुंबकीय क्षेत्र में रखा कुंडली को घुमाया, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो कौन उत्पन्न होगी? प्रेरित धारा। मैंने मान लिया कि माना कुंडली का क्षेत्रफल A तथा फेरों की संख्या n है। जब कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या हो जाएगा भाई? E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये बेटा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बेटा यहां पर इसको एन बी ए ओमेगा इधर कर दे रहा हूं, यहां पर बेटा देखना तो E बराबर यहां पर बेटा जो हमने माना है यहां पर एन बी ए ओमेगा बराबर ई नॉट, और ये क्या है? शिखर मान। तो यहां पर ये हो जाएगा E बराबर ये हो जाएगा ई नॉट, और यहां पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब क्या है? ये जो सर्पी वलय है, ठीक है, इस सर्पी वलय में बेटा हमने क्या किया है? यहां पर जो ये कार्बन है, कार्बन के बेटा यहां पर दो पत्तियां हैं, दो गुटके हैं, इनको बेटा इस पे सिरों पर हम क्या करें? प्रतिरोध को जोड़कर परपथ को क्या कर दें? पूर्ण कर दें, और पूर्ण कर देंगे तो कौन उत्पन्न हो जाएगी? धारा। तो कौन उत्पन्न हो जाएगी? धारा। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा I बराबर क्या भाई? हम इसके सिरों पर हमने क्या लगा दिया? प्रतिरोध R को जोड़कर परपथ को हमने क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। तो प्रेरित धारा I बराबर E अपॉन R। तो I बराबर E का मान लगा दो E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर टे R, ठीक है। तो यहां से बेटा आप इसको भी हल कर सकते हो, और इसको आगे लिख सकते हो E नॉट अपॉन R। तो बेटा ये हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये बेटा कौन उत्पन्न हो गई? प्रेरित धारा, ठीक है। तो आप लोग बेटा इसको नोट करिएगा। चलिए नोट करिए। इसके बाद भाई पांचवें का ख प्रश्न है कि भाई एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है। पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए कि, भाई क्या सिद्ध करना? भाई सिद्ध करना है, क्या करना? f बराबर mx बट्टे m+1 का होल स्क्वायर, इसको भाई सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले बेटा ये लेंस है हमारा, ये बेटा जो वस्तु है और ये जो पर्दा है। अब लेंस से वस्तु तक की दूरी u, लेंस से पर्दा तक की दूरी बेटा क्या है? b। कहीं पर भी बेटा इस लेंस को रख दिया जाता है इन दोनों के बीच में, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x, ठीक। तब रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन m बराबर होता है I अपॉन O बराबर B अपॉन U, ठीक है। चलिए
लेकिन बेटा वस्तु तथा पर्दा के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x। ठीक, u प्लस में उतर जाके माइनस में, तो यहां से हो जाएगा b बराबर x और माइनस के u। इस b का मान यहां पर पुट कर दो, तो m बराबर b की जगह लगाओगे x माइनस के u और बट्टे कौन है u, u भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो mu बराबर x और माइनस के u, ये माइनस का u दूसरी ओर जाके प्लस का हो जाएगा, तो mu प्लस का u बराबर x। दोनों जगह से बेटा यहां पर u कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जब u कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m प्लस 1 बराबर बेटा यहां पर x, क्योंकि u यहां से और यहां से कॉमन आ गया तो यहां m और यहां पर कौन बचेगा? प्लस 1। ये गुणा में दूसरे जाके भाग में, तो u बराबर निकाल लिया x बट्टे m प्लस 1। ठीक है, ये हमने बेटा निकाल लिया इसको। चलिए अब लेंस का फॉर्मूला, लेंस के सूत्र से क्या है? 1 बट्टे m बराबर 1 बट्टे b माइनस 1 बट्टे u। ठीक, बराबर 1 बट्टे b का मान यहां से निकाल लो, ये u भाग में है दूसरी ओर जाके गुणा में, तो b बराबर हो जाएगा m इंटू u, तो यहां पर m इंटू u माइनस के 1 बट्टे, इस u का मान लगाओ x बट्टे m प्लस 1, u का मान लग गया, लेकिन लेंस से वस्तु इधर रखी हुई है इसलिए बेटा चिन्ह कैसा लेंगे? माइनस का, क्योंकि इधर की दूरी ऋणात्मक इधर की दूरी धनात्मक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 बट्टे mu प्लस 1 बट्टे x अपॉन m प्लस 1, ये m प्लस 1 ऊपर भेज दो, तो 1 बट्टे mu प्लस m प्लस 1 और बट्टे x। ठीक है, इस u का मान भी उठाओ और u का मान यहां पर लगाओ। चलिए, तो 1 बट्टे m इंटू x का u की जगह लगाओगे x बट्टे m प्लस 1। ठीक है, और प्लस यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? m प्लस 1 और बट्टे x, इसको भी ऊपर उठा के भेज दीजिए, तो आप बोलोगे सर m प्लस 1 ऊपर आ जाएगा बट्टे mx और प्लस m प्लस 1 और बट्टे x। दोनों जगह से कॉमन कौन आ रहा है? कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 1 बट्टे f बराबर कौन कॉमन आ रहा है? m प्लस 1, दोनों जगह से कॉमन, बट्टे नीचे से कौन कॉमन आ रहा है? x, तो अंदर बचेगा 1 बट्टे m प्लस यहां पर 1, m का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर m प्लस 1 बट्टे x, यहां पर 1 बट्टे m प्लस यहां पर सीधा लासा आ जाएगा m बट्टे कुछ नहीं 1। ठीक है, तो यहां पर m से m कैंसिल, यहां पर 1 बार जाएगा तो 1 का गुणा 1 में करोगे 1 प्लस 1 का m में बेटा भाग करोगे m बार जाएगा, m का 1 मल्टीप्लाई करोगे m रहेगा, तो यहां से बेटा क्या हो गया? m प्लस 1, दूसरे कोष्टक में इसे प्लस को पहले लिख दो, दोनों प्लस के ही ऐसे लिख दो m प्लस 1 और बट्टे यहां पर xm, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? m प्लस 1 का होल स्क्वायर और बट्टे बेटा यहां पर mx, ये 1 बट्टे f निकला। अगर हम इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो mx बट्टे m प्लस 1 का होल स्क्वायर। बेटा इसी को सिद्ध करना था, इसी को क्या करना था? सिद्ध करना था। नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद भाई प्रश्न नंबर 5 का ग, क्या है? प्रकाश के ध्रुवट से क्या तात्पर्य है? परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन कीजिए। देखिए भाई, यह प्रश्न है ना, यह प्रश्न आप लोगों को हम बेटा जो प्रकाश का ध्रुवण है ये पिछले सेट में करवा भी चुके हैं, और चलिए इसमें भी करवा रहे हैं। हेडिंग क्या है? प्रकाश का ध्रुवण। अब प्रकाश के ध्रुवण में मैंने क्या बताया था? हमने बताया था कि जब बेटा साधारण प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो जो निर्गत प्रकाश है, निर्गत प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के जो कंपन है वह सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं। ऐसे प्रकाश को तो बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो क्या बताया? हम लिखेंगे भाई, इसके अंदर लिखेंगे जब साधारण प्रकाश को टूरमैलिन की क्रिस्टल से डाला, टूरमैलिन की क्रिस्टल में
डाला जाता है तो निर्गत प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन सीमित होकर एक ही दिशा में रह जाते हैं ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तथा यह प्रक्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन हो गया। अब इसी के अंदर बेटा पार्ट 2 पूछा गया है, परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का किसी विधि का वर्णन कीजिए। तो बेटा हम ब्रूस्टर का नियम, भाई ब्रूस्टर का नियम पढ़ेंगे। चलिए, ब्रूस्टर का नियम बेटा कब दिया था? 1811 में दिया था। क्या बताया था भाई? इन्होंने बताया कि जब हम बेटा एक साधारण प्रकाश को जैसे कांच यानी पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जल आदि पर बेटा आपतित कराते हैं तो उसके कुछ भाग का अपवर्तन होता है और कुछ भाग का परावर्तन होता है। कैसे? समझो, यहां पर बेटा ये कहानी है, दोनों माध्यम को अलग करने वाली सतह है। ये वाला माध्यम बेटा सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है? ये सघन माध्यम है। ठीक है, और ऊपर वाला विरल माध्यम है, विरल माध्यम। और ये वाला कौन है? सघन माध्यम। ठीक, अब क्या करोगे? जब आप बेटा एक अध्रुवित प्रकाश को, यानी ये साधारण प्रकाश है इस तरीके से, ये चार दिशाओं में बेटा ये अध्रुवित प्रकाश है, तो इसके कुछ भाग का बेटा क्या होगा? परावर्तन होगा। और मैंने डाल दिया ये अभिलंब, ये डाल दिया अभिलंब एन एंड एस, ये अभिलंब डाल दिया, तो इस कुछ भाग का बेटा इसके क्या होगा? अपवर्तन। अब ये सीधी न जाकर अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक, अब ऐसे कैसे? समझो कि भाई एक ही समय में बेटा प्रकाश का परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है। कैसे? जब आप स्वच्छ जल में देखोगे तो स्वच्छ जल में आपका प्रतिबिंब भी बन जाता है, मतलब प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है तभी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, प्रकाश बेटा किसमें चला जाता है? जल के अंदर चला जाता है। तो यहां पर बेटा दो घटनाएं देखने मिलती हैं। प्रकाश स्वच्छ जल में दो प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगी, परावर्तन की भी और अपवर्तन की भी। लेकिन विशेष स्थिति में बेटा ये प्रकाश को डाला जाता है। विशेष स्थिति में बेटा जब प्रकाश को डाला जाएगा तो ये जो परावर्तन हो रहा है बेटा, ये परावर्तन होगा समतल ध्रुवित प्रकाश, यानी इस पे बेटा हमें क्या मिलेगा? प्लेन समतल ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। कैसा मिलेगा? इस पर परावर्तन की घटना बेटा मिलेगा समतल ध्रुवित प्रकाश। लेकिन अपवर्तन की घटना में बेटा इसका क्या होगा? आंशिक रूप से क्या होगा? इसका ध्रुवित प्रकाश मिलेगा। यहां पर समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, लेकिन यहां पर बेटा कैसा मिल रहा है? आंशिक ध्रुवित प्रकाश। पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, यहां मिल रहा आंशिक रूप से। ठीक, ये बेटा एंगल आई, मान लिया बेटा यहां पर P है ध्रुवक कोण, ये बेटा एंगल कौन होगा? IP होगा। क्यों?
क्योंकि बेटा यहां पर आप जो एंगल आई इक्वल टू कौन होता है, एंगल आर, लेकिन विशेष स्थिति में बेटा प्रकाश डाल रहे हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा, जब ये आईपी है तो ये भी कौन हो जाएगा, आईपी, ध्रुवक कोण। ध्रुवक कोण को किस लिए कहेंगे, आईपी से, ठीक है। अब क्या होगा, देखो यहां पर बेटा बूस्टर के नियम से, किसके नियम से, बूस्टर के नियम से देखेंगे। देखो यहां पर बेटा क्या होगा, जो आपतन कोण होगा, समझना यहां से, ऊपर बेटा यहां कर रहा हूं, ठीक है, समझना। जो आपतन कोण है, आपतन कोण, ये जो आईपी है, आईपी बराबर है किसके, परावर्तन कोण, परावर्तन या अपवर्तन कोण के, ठीक। ये बेटा हमारा अपवर्तन कोण है, ठीक है, ये हमारा कौन सा है, अपवर्तन कोण है, और अपवर्तन कोण ये बेटा आपको पता कौन है, आर, ठीक। अब लगाएंगे बेटा कौन सा नियम, स्नेल के नियम से। आप बोलोगे स्नेल के नियम से n बराबर होता है साइन आई बट्टे साइन आर, साइन आई बट्टे साइन आर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बेटा यहां पर आईपी बट्टे साइन आर, आर बेटा यहां पर कौन है, आर ही रहेगा, साइन आर, ठीक है। चलिए लेकिन पता है भाई क्या, कि ये एक सरल रेखा है और यहां से यहां तक बेटा ये जो एंगल होगा पूरा कितना हो जाएगा, 180। कौन कौन से देखो, इसके अंदर कौन कौन से कोण आ रहे, तो कोण एन ओ आर, कोण एन ओ आर, ठीक है, प्लस दूसरा कोण कौन है, कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस, प्लस तीसरा कोण बेटा यहां पर देखो, यहां से आ रहा है एस ओ एंड एस, कोण एस ओ एंड एस, बेटा इन तीनों का योग बेटा यहां से कितना है, यहां से यहां तक तीनों किसके बराबर, 180 के, ठीक। लेकिन यहां पर देखो कोण एन ओ आर, ये कौन है, आईपी, ये बेटा कोण कौन है, आईपी है, प्लस आर ओ एस, देखो यहां पर बेटा इसको अभी चर्चा चलाएंगे, कोण आर ओ एस की चर्चा चलाएंगे, प्लस कोण एस ओ एन, एस ओ एन, ये कोण कौन है बेटा, आर, इक्वल टू कितना हो गया, 180 अंश, ठीक है। अब देखो ये ओ आर और ओ एस परस्पर लंबवत हैं, ओ आर व ओ एस परस्पर लंबवत हैं, तो लंबवत है बेटा, तो यहां से और यहां तक इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90, तो लगा दो आईपी प्लस 90 प्लस आर इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो आईपी प्लस आर बराबर 180 माइनस के 90, 180 में से 90 गए बेटा कितना बचेगा, आप बोलोगे सर ये बचेगा 90, ये आईपी प्लस का है, दूसरी ओर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का कर दे रहे हैं, तो यहां से आईपी बराबर, तो आर बराबर निकाल लेंगे, तो आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस के आईपी, ठीक है। तो इस आर का मान यहां पुट कर दो, तो लगाएंगे, तो यहां से एन बराबर साइन आईपी बच्चे, यहां पर साइन आर का मान निकाला है 90 माइनस के आईपी, ठीक, और साइन 90 माइनस के, ठीक, जो भी हो बेटा यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाता है, ये बदल जाता है कॉस थीटा, तो एन बराबर हो जाएगा साइन आईपी बट्टे, ये बदल जाएगा कॉस थीटा में तो कॉस आईपी, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इक्वल टू बेटा क्या हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। तो ये बेटा हमने निकाल लिया बूस्टर का नियम, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई, लिखेंगे जब किसी अध्रुवित प्रकाश को, यानी ये साधारण प्रकाश है, जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम जैसे
कांच, कॉमा जल आदि पृष्ठ पर आपतित कराते हैं तो परावर्तित प्रकाश का आंशिक भाग ध्रुवित होता है। ब्रूस्टर ने सन 1811 ईस्वी में बताया कि प्रकाश की जो ये प्रकाश है, इस प्रकाश की मात्रा आपतन कोण पर निर्भर करती है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित हो जाता है जिससे इसमें विद्युत सदिश के कंपन आपतन तल के लंबवत होते हैं। इस विशेष आपतन कोण को ध्रुवण कोण कहते हैं। इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब बेटा हम साधारण प्रकाश को क्या करेंगे, साधारण प्रकाश को हम सतह पर आपतित कराते हैं तो इसके आंशिक भाग का बेटा क्या होता है, अपवर्तन। मतलब जो इसका प्रकाश है वो आंशिक भाग ही बेटा क्या हो जाता है, ध्रुवित हो पाता है। और बेटा जो परावर्तित है वह बेटा परावर्तित प्रकाश बेटा कैसा हो जाता है, समतल ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, तो बूस्टर ने बेटा इस नियम से ये बताया था। चलिए नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा।